जनाब ऑफ़र हो गई थी और ऑफ़र के बाद हम किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस क्या होती है? कबूल करना, एग्री होना, जो मैंने पेशकश की है उसके ऊपर दूसरी पार्टी का रज़ामंद होना, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी आसान है एज़ कम्पेयर टू द डेफिनेशन ऑफ ऑफ़र। ऑफ़र की डेफिनेशन क्या थी? जब एक बंदा दूसरे बंदे को सिग्निफाई करता है कि वो करेगा, वो नहीं करेगा, यूँ कर रहा है क्योंकि उसकी नीयत जानना चाहता है कि वो करेगा या वो नहीं करेगा, ये कहलाती है ऑफ़र। एक्सेप्टेंस में वो कहता है व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज़ मेड, यानी कि वो शख्स जिसको आपने ऑफ़र की है, जिसको आपने प्रपोजल की है, सिग्निफाई कर दे अगर वो अपनी असेंट। ये लफ्ज़ कुछ कुछ याद आ रहे हैं? ये ऑफ़र की डेफिनेशन से उसने निकाले हुए हैं। अगर वो सिग्निफाई कर दे असेंट, द प्रपोजल इज सेड टू बी, बस ये डेफिनेशन है। हाँ, तो ये उसमें थी, एक्सेप्टेंस में उसने बहुत ही स्वीट कर दिया कि जिस बंदे को जो भी प्रपोजल दी गई है, अगर वो सिग्निफाई कर दे, मान जाए, कबूल कर ले, राज़ी हो जाए, अपनी विलिंगनेस टू डू, यानी कि अपनी असेंट, इसका मतलब है कि ये जो प्रपोजल है उसने एक्सेप्ट कर लिया। द प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। तो एग्जिस्टिंग प्रपोजल लैप्स, ख़त्म, अब वो एक दर्जा ऊपर जा चुके हैं। आप लोगों ने ऑफ़र के एसेंशियल्स देखे थे, अब लगे याद इसके भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एक्सेप्टेंस अगर मुझे देनी है, अगर मुझे एक्सेप्टेंस देनी है तो आपके लिहाज से कब तक मैं दे सकता हूँ? और कुछ बिफोर द लैप्स ऑफ ऑफर। ऑफ़र के ख़त्म होने से पहले तक मुझे एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए। तो अगर आपने एक्सेप्टेंस दी है और ऑफ़र लैप्स होने के बाद दी है, वो तो फारिग है, उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर। लैप्स के बाद दे रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपने लैप्स से पहले देनी है। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। ये वही बात है जो कि ऑफ़र में भी थी। वहाँ पे क्या था? सर्टेन, और तो यहाँ पे क्या है? एब्सोल्यूट। ऑफ़र में कंडीशंस ऐड की जा सकती थी, एक्सेप्टेंस में नहीं कर सकते। अगर कर दी फिर क्या होगा? वो काउंटर ऑफ़र कहलाएगी या वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहलाएगी। तो एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल। अभी जो हम लोगों ने सवाल देखा है सनम और बतूल वाला, उसमें क्या हो रहा था? जो भी था उसमें क्या हो रहा था? उसमें उसने अपनी पसंद से कंडीशंस को ऐड कर दिया। तो एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल। इफ एनी कंडीशन इज इम्पोज्ड ऑन एक्सेप्टेंस देन इट वुड बी कॉल्ड। अब इस बात को मज़ीद गहराई में जाने की हमें ज़रूरत तो नहीं, समझ आती है? सवाल भी देख लिया इस चीज़ का। जिस शख्स को आपने ऑफ़र की है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसकी नॉलेज में वो बात होनी चाहिए। अगर उसकी नॉलेज में वो बात नहीं आई तो क्या वो कबूल कर ले? और अगर वो कर ले फिर तो उसने गलत किया है। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल जिस टाइम पे वो की जा रही है या जिस टाइम पे वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके लिए उसकी नॉलेज में आना ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए और लैब से पहले उसने कर लियो। फिर एक्सेप्टेंस रीज़नेबल मोड में होनी चाहिए। ये क्या होता है? जो स्पेसिफाई कर दिया है उसी के मुताबिक हो। अगर स्पेसिफाई किया है तो, और अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर हम देखेंगे कि उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सा मोड नॉर्मली यूज़ होता है। कॉलेज के अंदर आप लोगों ने अगर एडमिशन कराना हो तो क्या आप लोग ख़त भेजेंगे? नहीं, आप लोग खुद आएंगे या व्हाट्सएप कर देंगे या कॉल कर देंगे या बहुत ही कोई
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस हुआ तो मेल कर देंगे, हालांकि मेल भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है फॉर फ्रंट ऑफिसर्स, वो ऑलरेडी बहुत बिजी होते हैं। तो इट शुड बी मेड इन रीजनेबल मोड, और अगर कोई मोड डिफाइंड है तो मैनर स्पेसिफाइड। मैंने कहा था ख़त का जवाब ख़त से देना है, मैंने मैनर स्पेसिफाई किया हुआ है, वो नहीं दे रहा, उसकी गलती है, मैं उसकी एक्सेप्टेंस को नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। और अगर मान लूँ तो मैंने उसकी क्वालिफाइड या काउंटर ऑफर को कबूल कर लिया, ये मेरे पास ऑप्शन है। मगर पहले क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाई जिस तरह तुम्हें कहा गया है उसको वैसे ही करो। इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड, जो मैनर प्रिस्क्राइब किया था उसके मुताबिक नहीं आई, तो मैं उसको इंसिस्ट करूंगा कि भाई जिस मोड पे करने को कहा था उस मोड पे कर दो। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 कि मैं इंसिस्ट ना करूं और मैं आंखें बंद कर लूं, यानी कि मैं उसको कबूल कर लूं। ऑप्शन 3 मैं सख्त हो जाऊं और मैं कहूँगा भाई ये वैसे कि वैसे ही फारिग है। तो एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन रीजनेबल मोड, अगर मैनर स्पेसिफाई है तो उसके मुताबिक, और अगर कोई मोड स्पेसिफाई नहीं है तो जो नॉर्मल मैनर इस्तेमाल होता है उस रेलेवेंट बिजनेस के अंदर। इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड, तो फिर मैं उसको इंसिस्ट करूंगा, और अगर इंसिस्ट करने के बाद स्टिल वो नहीं मानता तो ये बनाए कुछ नहीं, तब ये रिजेक्शन की तरफ कहानी चली जाएगी। और अगर मैं इंसिस्ट ना करूं और आंखें बंद कर लूं तो समझा जाएगा, इट शैल बी डीम्ड कि मैंने उसको कबूल कर लिया, मैंने उसको कबूल कर लिया। क्या इसमें कोई बात मुश्किल लिखी हुई? पक्की बात? किसी बात को अभी क्लैरिटी ना मिली हो, पढ़ लेंगे दफा। एब्सोलूट, अनकंडीशनल, रीजनेबल मोड, रीजनेबल मैनर। साइलेंट होगा तो क्या होगा, अवेयर होना चाहिए और लैब से पहले उसको दे देनी चाहिए। जल्दी से पढ़ लो। तो ये वैसे आई आपको बहुत ही पसंद है, 3 दफ़ा वो सवाल पूछ चुके हैं कि हमें एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स बता दें। कोई सवाल? वहाँ से कोई सवाल? क्या? आपने मुझे ऑफर की, हाँ, और मैंने आपको एक काउंटर ऑफर की कर दी, तो आपको मुझे बताना ज़रूरी है कि आपने वो एक्सेप्ट की है या नहीं? हाँ। जब आपने मुझे काउंटर ऑफर की और अगर मुझे आपकी वो काउंटर ऑफर कबूल है तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताऊंगा। अब वो मेरी तरफ से आपको एक नई ऑफ़र जाएगी। मैंने आपको ऑफ़र की कि भाई मुझे आपके साथ जाना है, लेट सपोज आप वही रिक्शे वाले हैं, मसला तो कोई नहीं ना। मैंने आपसे कहा कि शायद मुझे आपके साथ जाना है अनारकली, आपने कहा सर बैठ जाएं, 200 रुपये लूँगा। मैंने आपको ऑफ़र की, आपने मान लिया। अब ये केस 1 हो गया, ये हमारा एग्रीमेंट हो गया। केस 2, मैंने आपको ऑफ़र की, आपने कहा सर 200 बहुत कम है, आपको पता है हुकूमत कैसी हो रही है, 200 नहीं, आप मुझे 300 रुपया दे दें। इसका मतलब ये है कि मेरी ऑफ़र को आपने एक्सप्रेसली रिजेक्ट कर दिया और अपनी एक ऑफ़र 300 वाली मुझे दे दी। अब आप ऑफरर हैं, मैं ऑफरी हूँ, पार्टीज आपस में बदल गई हैं, आपने काउंटर कर दिया, आपने कर दिया काउंटर। अब अगर मैं बैठ जाऊँ, इट मीन्स कि मुझे आपकी 300 वाली ऑफ़र कबूल है। मेरा बैठना एक इम्प्लाइड स्टांस देगा कि हाँ मैं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। और अगर मैं बहस करता हूँ कि नहीं 300 नहीं 250, तो फिर आपकी 300 वाली काउंटर ऑफर को मैंने मज़ीद काउंटर कर दिया 250 से। अब आपने बताना है कि आप उस 250 पे राज़ी हैं या नहीं है। तो पार्टीज इस तरह आपस में बदलती जाती हैं। डन। अब ये सवाल आए कि आपने 3 दफ़ा पूछा है, ज़रा देख लेते हैं क्विकली कि उसने कब कब पूछा है। ऑटम 20, लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स। ऑटम 17, लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स। ऑटम 11, डिफाइन भी करें और बताएं कि कब कब वैलिड है। तो इसमें सिर्फ उसने डिफाइन करवा लिया
पीछे था 4 नंबर के लिए या 7 नंबर के लिए, तो 2 या 3 नंबर उसने रखे होंगे डेफिनेशन के, जो कि उसने ज़्यादती की है वैसे। तो ये जो इस वक्त बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या वो आपको क्लियर है? आगे चलते हैं, अभी उससे कहानी हमारी ख़त्म नहीं हुई थी। अब कम्युनिकेशन वाली बात शुरू होती है यहाँ से, ये बात और उसके साथ रेवोकेशन वाली बात, यहाँ से कहानी शुरू होती है पोस्टल रूल की। यहाँ से कहानी आती है पोस्टल रूल की। किताब में वैसे ये वर्ड पोस्टल रूल लिखा नहीं हुआ, मगर MC खुचल भाई ने ये वर्ड यूज़ किया था। पता ही कौन है MC खुचल? ये लॉ की एक बुक तो है, मगर ये खुद कौन है? ये एक राइटर है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर काफ़ी तफसील से काम किया हुआ। सर, पोस्टल रूल ज़रा जाके देखें पास्ट पेपर्स में, मुझे बताइए कौन सा सवाल अब हम लोगों ने अभी तक मिस किया। देखिए पास्ट पेपर्स के अंदर और मुझे बताइए कौन सा सवाल हम लोगों ने अभी तक मिस किया, डिस्कस नहीं किया। कौन सा? उसके अलावा क्या और मिस किया? उसके अलावा क्या और मिस तो नहीं ना होगा? मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वो मिस क्यों किया था। हमने वो सवाल इस रूल के साथ मिला के देखना है। एक काम करें, रजिस्टर खोल लें। कुछ बातें इसमें टेढ़ी हैं जो मैं चाहूँगा कि आप साथ साथ उर्दू में लिखते जाएं, ताकि आपको रिवाइज़ करने में हमेशा आसानी रहे ऑन पोस्टल रूल। क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें वो हैं जो कि आपको बाद में आपने कहना है कि सर वो हमें समझ नहीं आई थी घर जाके, तो उसको साथ साथ उर्दू में भी लिखते चले जाएं। पोस्टल रूल, कम्युनिकेशन भी कहते हैं उसको, पोस्टल रूल भी कहते हैं उसको। ये वाला पॉइंट याद है, ऑफर मेड बाय पोस्ट, ये पॉइंट क्या था? ये पॉइंट क्या था? हाँ, तो ये पॉइंट था क्या? इफ ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, इट्स कम्युनिकेशन विल कंप्लीट व्हेन लेटर रीचेज ऑफरी। पहुंच गया उतना ही बहुत है, पढ़ के खोला नहीं खोला हमारी सरदर्द नहीं है। ऑफर कैन बी, खैर ये बात दूसरी थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक हमारे पास हो मिस्टर बजाज और एक हमारे पास हो मिस्टर अनुराग। आप लोग 90s के तो नहीं ना? क्या आप लोग 90s के तो नहीं है ना? बस फिर ठीक है, आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे। ये दो कौन है? तो एक है मेरे पास मिस्टर बजाज और एक है मेरे पास मिस्टर अनुराग। मिस्टर बजाज बैठे हैं इंग्लैंड में और ये भाई बैठे हैं एशिया में। मिस्टर बजाज ने एक ट्रांजैक्शन करनी है मिस्टर अनुराग के साथ। ये ख़त लिखेंगे अनुराग भाई को। ख़त लिखा 7 जनवरी को, ख़त लिखा 7 जनवरी को। अनुराग तक ख़त पहुंचा, चूँकि इंग्लैंड से एशिया जाना है तो टाइम लेगा, तो जनवरी फरवरी मार्च, 7 मार्च, या चले इसको कर देते हैं 10 मार्च। 7 जनवरी को मिस्टर बजाज ने एक ऑफ़र की कि मुझे अनुराग तुमसे 100 टन आयरन रॉड्स खरीदने हैं, इस रेट पे लाख रुपया पर टन, लाख रुपया पर टन। 7 तारीख को उसने ख़त जाके पोस्ट बॉक्स में डाल दिया और डाल के मिस्टर बजाज बहुत इजी हो गया। 7 जनवरी का निकला हुआ ख़त जनवरी क्रॉस कर गया, फरवरी क्रॉस कर गया और मार्च के तकरीबन 10 तारीख को अनुराग तक पहुंच गया। मुझे बताइए ऑफरर कौन है? बजाज कौन है?
ऑफरी कौन है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर 7 जनवरी को पूरी हो रही है, 10 मार्च को पूरी हो रही है। क्यों? When it comes to not knowledge, riches. मैं अगर लिखता कि 10 मार्च को खत पहुंच गया, उसने पढ़ा है 15 मार्च को, उसने पढ़ा है 15 मार्च को। अब मुझे बताइए ऑफर पूरी कब हो रही है? आपके पास 3 ऑप्शन हैं, 7 जनवरी, 10 मार्च और 15 मार्च। 10 मार्च। 10 मार्च को क्यों? जब पहुंच गया। इसका मतलब है कि 10 मार्च इज द डे जब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। और चूंकि ये एक पोस्टल रूल के तहत गया है तो इट रीचेस, नॉट स्पेसिफिकली केम टू नॉलेज वाली बात। इतनी बात समझ आती है? यहाँ तक क्लियर है? हम इसको बहुत आराम से, सुकून से, तसल्ली के साथ करने वाले हैं। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? When it reaches, not comes to knowledge. अच्छा, कैसे पता चलेगा कि पहुंच गया? क्या सबूत होगा? बजाज के पास क्या सबूत है कि 10 मार्च को ऑफर पूरी होगी? वो डाकिया जो खत देकर आया होगा, वो पोस्ट जिसने खत पहुंचाया होगा, और जब इसने खत रिसीव किया होगा, इसने या इसके घर वालों ने या इसके किसी और एम्प्लॉय ने, तो कोई ना कोई अंगूठा लगा होगा, साइन लगे होंगे। खत एशिया जा रहा है, वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ा लिखा शख्स ये है, तो वो अंगूठे लगाते थे उस टाइम पे। ये बात समझ आती है? इसका मतलब ये है कि ऑफर के अंदर जो एक पॉइंट छुपा हुआ था पोस्टल रूल का, वो क्या था? इफ ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, इट्स कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीट व्हेन इट्स रीचेस द ऑफरी। अब आगे चलते हैं, ऑफर को तोड़ते हुए एक्सेप्टेंस में दाखिल होते हुए यहाँ पे आते हैं। दस मार्च को खत पहुंच गया था। क्या था ऑफर? क्या थी? 100 टन आयरन रॉड। क्या 100 टन आयरन रॉड हमेशा उसके पास मौजूद होगा? लाजमी नहीं है ना। तो इसका मतलब यह है कि इसने, अनुराग भाई ने कोई ना कोई एफर्ट्स करनी होंगी, उसको अरेंज करना होगा, और लाख रुपए के हिसाब से अगर वो ऑफ़र दे रहा है तो डेफिनेटली वो उसको बेचने में इंटरेस्टेड भी होगा। अगर वो वैसे बेचता है एशिया में 90,000 रुपये के हिसाब से, और ऑफ़र आ जाए लाख रुपए की, 10,000 रुपया ऊपर, और वो भी 100 टन, तो कितना मुनाफा लेगा? और कहानी कब की है? 1872 की। तो उस वक़्त का लाख रुपया सोच लें। ये ट्रांजेक्शन बिलियंस की हो रही है वैसे। तो इसका मतलब है कि अनुराग भाई ने कुछ एफर्ट्स करनी है, कुछ मेहनत करनी है, और इसको अरेंज करना है। कुछ इनके पास गोदाम में होगा, कुछ ये पकड़ेंगे, सप्लायर से रब्ता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इन्होंने अपनी एक्टिविटी यहाँ पे शुरू कर दी। इन्होंने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी टू अरेंज द गुड्स, और सब कुछ कर करा के इन्होंने 100 टन पूरा करके अपने वेयर हाउस में, अपने गोदाम में साइड पे लगा दिया। यहाँ तक कहानी समझ आ रही है ना? ये कहानी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने साइड पे लगा दिया। जब साइड पे लगा दिया और ये मुतमिन हो गया कि हाँ मेरे पास 100 टन मौजूद है, तो उसने एक एक्सेप्टेंस का खत लिखा। अब अनुराग भाई ने एक खत भेजना है एक्सेप्टेंस का। किसको भेजना है? बजाज भाई को भेजना। उसने ये खत भेजा अप्रैल में, 7 अप्रैल में।
10 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक उसने पहले चीज़ों को अरेंज वगैरह कर लिया और 7 अप्रैल को उसने एक्सेप्टेंस का ख़त लिख के भेज दिया किसको? बजाज को। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कहानी समझ आ रही है? पक्की बात है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्सेप्टेंस का ख़त उसने भेज दिया, किसने? किसको भेजा है? बजाज भाई को भेज दिया। कब भेजा? 7 अप्रैल को। तो नॉर्मली बजाज तक कब पहुंचेगा ख़त? अगर 7 जनवरी का ख़त 10 मार्च को गया था तो 7 अप्रैल का ख़त कब तक जाएगा? अप्रैल, मई, जून। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 जून नॉर्मली। तो 10 जून को एक्सपेक्टेड है कि ख़त पहुंच जाएगा बजाज के पास। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये एरो बहुत टेढ़े लग गए वैसे। खैर, 7 अप्रैल, 10 जून, 10 मार्च, 15 मार्च, 7 जनवरी। अनुराग भाई ने ये सारी एक्टिविटी की है, सारी एक्टिविटी की है। कितना ही बुरा लगे उसको जब बजाज भाई मुकर जाए। अच्छी बात तो नहीं है, अच्छी बात तो नहीं है। उसने अपना सारा माल साइड पे कर दिया, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नहीं बेचा, मज़ीद माल ख़रीदा, एक वेयर हाउस ख़रीदा, वहाँ पे स्टोर किया, सब कुछ किया। और उसको करते करते भी तकरीबन 1 महीना लग गया था। 1 महीने की उसने एफ़र्ट की है। तो कितना ही बुरा होगा कि एक्सेप्टेंस से पहले पहले मिस्टर बजाज के नहीं, मैंने तो मजाक किया था। अच्छी बात तो नहीं है, अच्छी बात तो नहीं है। आगे से क्या कहे कि वो क्या होता है, कैमरे के आगे हाथ हिला दो, प्रैंक हो गया। तो लॉ ने इन दोनों पार्टीज़ को बचा लिया। लॉ ने इन दोनों पार्टीज़ को बचा लिया। कैसे बचाया? जब अनुराग भाई ने 7 अप्रैल को पोस्ट ऑफिस में जाके 7 अप्रैल को पोस्ट ऑफिस में जाके ख़त डाला, ख़त डाला। टेक्निकली कानून यह कहता है कि जब आपने एक्सेप्टेंस का ख़त पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, इस भाई ने उस भाई को बाउंड कर दिया। इस भाई ने उस भाई को बाउंड कर दिया। इस भाई ने उस भाई को बाउंड कर दिया। यानी कि 7 अप्रैल वाले दिन, 7 अप्रैल वाले दिन मिस्टर बजाज हो गए बाउंड। इसका मतलब ये है कि अब अगर बजाज ब्रीच करेगा, अगर बजाज ब्रीच करेगा 7 अप्रैल के बाद, तो उसको पेनल्टी पड़ेगी, उसको पेनल्टी पड़ेगी, लायबल होगा। अच्छा, ख़त कब पहुंचा बजाज के पास? जब बजाज के पास ख़त पहुंच जाएगा और वो पढ़ लेगा कि हाँ दूसरी पार्टी ने कबूल कर लिया है, दूसरी पार्टी ने कबूल कर लिया है। इसका मतलब है कि जब ख़त बजाज के पास पहुंचा तो कौन बाउंड हुआ? तो कौन बाउंड हुआ? बस जब ख़त इसके पास आ गया 10 जून को, जब इसने ख़त पढ़ लिया कि वाकई में उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो बाउंड कौन हो गया? नहीं, ये तो बाउंड हो गया था ना उस डेट पे जाके। इस डेट पे कौन बाउंड होगा? अनुराग बाउंड हो जाएगा। तो अब ये भाई बाउंड हो गए कब? 10 जून को आके। पहले यहाँ तक कहानी समझें, पहले यहाँ तक अपने अल्फाज में कहानी को समझें। एक ख़त रवाना हुआ था ऑफ़र का कब? 7 जनवरी को। ख़त पहुँचा 10 मार्च को। मेरी ऑफ़र कब पूरी हुई? 10 मार्च को। 10 मार्च के बाद 7 अप्रैल तक अनुराग भाई जो हैं वो चीज़ों को अरेंज करते रहे
और 7 अप्रैल को उन्होंने एक्सेप्टेंस का ख़त रवाना कर दिया, किसके नाम? बजाज भाई के नाम, जो कब पहुंच रहा है? 10 जून को। जब उन्होंने पोस्ट किया तो दूसरी पार्टी लायबल हो गई, और जब ख़त पहुंचा तो दूसरी पार्टी, यहाँ पहली वाली पार्टी लायबल हो गई। यहाँ तक कहानी क्लियर है? सबको क्लियर है? क्लियर है? इधर भी उधर भी। ऑफर आप लोगों ने कहा था कब पूरी हो रही है? 10 मार्च को। ऑफर पूरी हुई 10 मार्च को, मगर एक्सेप्टेंस दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग डेट पे हो रही है। ये यहाँ पे ट्रिक है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस की एक सिंगल डेट नहीं है, यहाँ पे 2 डेट्स होंगी। ऑफर पहुँचने की एक ही डेट है, मगर एक्सेप्टेंस की 2 डेट्स हैं। जब इस भाई ने ख़त डाल दिया था तो उसने किसको बाउंड किया? इसका मतलब ये है कि बजाज के लिए एक्सेप्टेंस की डेट कौन सी है? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल वो बाउंड हो गया ना, तो उसके लिए डेट क्या है? 7 अप्रैल। और जब बजाज के पास वाकई में ख़त पहुंच गया, उसने पढ़ लिया कि हाँ एक्सेप्ट हो गया है, तो कौन बाउंड हो गया? अनुराग भाई बाउंड हो गए। तो अब मेरे पास जो डेट्स आई हैं वो एक है 7 अप्रैल और एक है 10 जून। अब ज़रा किताब पे आए, यहाँ स्लाइड पे आए। एक्सेप्टेंस को क्या हमें कम्युनिकेट करना चाहिए? क्या वहाँ पे कम्युनिकेट हो रही है? क्या ख़त जा रहा है? ठीक है। एक्सेप्टेंस मे बी कंप्लीट व्हेन इट्स कम्युनिकेटेड टू द ऑफर, ये बात हमें पता है। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय वर्ड, स्पोकन, रिटन या कंडक्ट, ये बात भी हमें पता है। इट कैन नॉट बी, सारी वाला बात को फिलहाल छोड़ते हैं। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रोपोजर। प्रोपोजर कौन था? ऑफरर कौन था? बजाज। व्हेन इट्स पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब उसने ख़त डाल दिया तो दूसरी पार्टी को बाउंड कर दिया। दूसरी पार्टी कौन सी थी? ऑफरर। ऑफरर 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 ऑफरर, वो बजाज ऑफरर है ना? हाँ, तो जब उसने ख़त डाला तो बाउंड कौन हो गया? ऑफरर। ऑफरी तो ख़त डाल रहा है, ऑफरी तो ख़त डाल रहा है, वो ऑफरर था। एक सेकंड, ये कौन है? ये कौन है? ऑफरर ने ऑफर की, ये ऑफरी है ना? इसने एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना है, तो इसने एक्सेप्ट किया, ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया, उसने ख़त डाला, ये ऑफरी है। जब उसने ख़त डाल दिया तो उसने ऑफरर को बाउंड कर दिया, तो बाउंड कौन हुआ? ऑफरर। ऑफरी के ख़त डालने पे बाउंड कौन हो रहा है? ऑफरर। तो कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रोपोजर या ऑफरर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो उसके लिए कम्युनिकेशन पूरी कब होगी? जब उसने ख़त को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। वो डेट कौन सी है? तो 7 अप्रैल को क्या हो रहा है? मिस्टर बजाज इज बाउंड, मिस्टर बजाज इज बाउंडेड। और मिस्टर बजाज के लिए कम्युनिकेशन पूरी होगी कब? 7 कौन सी है? 7 अप्रैल। और कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन है? मिस कौन है? अनुराग। उसके लिए कब पूरी हो रही है? जब उसकी नोटिस में आ गया। 7 अप्रैल को तो उसने ख़त डाल दिया था ना, 7 अप्रैल को ख़त डाल के इसको बाउंड कर दिया। इसके पास ख़त पहुंच रहा है 10 जून को, एक्सेप्टेंस का ख़त। तो जब इसने ख़त पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था कि मैं अनुराग तुम्हारी इस बात को कबूल करता हूँ, तो उस टाइम पे कौन बाउंड हो रहा है? अनुराग। तो ये कौन है? एक्सेप्टर, या ऑफरी या एक्सेप्टर। ऑफरी इज इक्वल टू एक्सेप्टर अगर वो कबूल कर ले। यहाँ तक बात समझ आती है? इसको लिख लें, इसको उर्दू में लिख लें, फिर अगली बात करते हैं। अभी कहानी हमारी ख़त्म नहीं हुई।
किताब में वर्ड यूज़ हुआ है अगेंस्ट प्रपोजर या अगेंस्ट एक्सेप्टर, तो आप लिख लें एज पर, ये ज़रा समझने के लिए आसान रहेगा। इसका एक आसान रूल बता दूं, जिसके पास ख़त है ना वो दूसरी पार्टी को बाउंड कर, यहाँ पे ख़त किसके पास आया था, बाउंड वन हो गया, वहाँ पे ख़त किसके पास था, बाउंड वन हो गया। आगे चलें। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कम्युनिकेशन ऑफ़र की कब पूरी हो रही है और कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की कब पूरी हो रही है। डन जी। उसके पढ़ने ना पढ़ने से ताल्लुक ही कोई नहीं है हमारा। किसकी बात कर रहे हो? एक्सेप्टेंस में बी कंप्लीट व्हेन इट्स कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कम्स टू नॉलेज। नहीं, इसमें फिर एक सेकंड, इसमें ये देखा जाता है कि दोनों में से, दोनों डेट्स में से फिर अर्ली डेट कौन सी एक आई है। तो अगर 10 जून को पहुंच गया ना उसके पास एक्सेप्टेंस का ख़त और वो पढ़ रहा है 12 जून को, तो फिर 12 जून होगी। और अगर पहुंच गया, उसने खोल कर देखा भी नहीं है, मगर उसने एक्सेप्टेंस दे दी हुई है, उसने एक्सेप्टेंस दे के उसको बाउंड कर दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली बाउंड है। अब वो खोल कर देखें या ना देखें, बाउंड तो वो हो गया है जब उसने ख़त डाल दिया था। डन। अब आगे चलते हैं। हाँ, अगर 12 को पढ़ा तो वो फिर 12 की डेट होगी। अगली बात, अब इसमें डालते हैं रेवोकेशन, इसमें डालते हैं रेवोकेशन। मुझे एक बात बताइए, ये ऑफ़र कब पूरी हो रही है? 10 मार्च को। ऑफ़र कब तक मैं रिवोक कर सकता हूँ? ऑफ़र कब तक रिवोक की जा सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले तक। तो आपके पास 4-5 डेट्स आ रही हैं, मुझे ज़रा बताइए कि कौन सी डेट तक मैं उसको रिवोक कर सकता हूँ। ऑफ़र कौन कर रहा है? बजाज। रिवोक कौन करेगा? बजाज। कब तक कर सकता है? अपने आप को बाउंड करने से पहले। वो कब बाउंड हो रहा है? तो इससे पहले तक वो अपनी ऑफ़र को रिवोक कर सकता है। टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। वो कब हो रही है? 7 अप्रैल। और द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। अब ये जो वर्ड है ना कम्युनिकेशन वाला, ये आया पोस्टर रूल से, और ये जो ऊपर वाली बात लिखी हुई है, ये लिखी हुई है विदाउट दैट रूल। जब वो कंप्लीट हो जाए एज अगेंस्ट द प्रपोजल, और वो कब हो रही थी? 7 अप्रैल को। ये बात समझ आ गई? बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद नहीं कर सकता। चैप्टर 2 में जो सबसे ट्रिकी बात है वो यही है, पोस्टर रूल। इसको समझ आ गई तो फिर गेम बहुत आसान हो जाती है। तो रिवोक ऑफ़र कब की जा सकती है? 7 अप्रैल से पहले। 7 अप्रैल क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। बस कहानी समझ आ रही है? एक्सेप्टेंस ये कब रिवोक कर सकते हैं हम? एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जा सकता है? एक्सेप्टेंस कब हो रही है? 10 जून को। 7 अप्रैल को हो रही है फॉर बजाज। खत कब पहुंचा? तो कब तक कर सकता हूँ? 10 जून से पहले। कम्युनिकेट कब हो रही है? 10
कम्युनिकेट कब हो रही है उसके लिए 10 जून को, तो एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अगर मुझे रेवोकेशन करनी है तो उसका ख़त डालना पड़ेगा, तो जब डालूंगा, जब मैं ख़त डाल दूंगा तो दूसरी पार्टी को मैं बाउंड कर दूंगा फॉर रेवोकेशन एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट्स पुट्स इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो जब डाल दिया दूसरी पार्टी को मैंने बाउंड कर दिया रेवोकेशन के लिए। और अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जब उसकी नॉलेज में आ जाए, जब वो पढ़ ले, जब वो भाई पढ़ ले। परेशान तो नहीं होगी? सर यहाँ पे सवाल है, आपने क्या जो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में कर डाल देते रिवोक हो गया, जैसे बजाज ने अगर खत डाला फॉर एग्जांपल, अगर अनुराग ने 7 अप्रैल को ख़त लिख दिया था एक्सेप्टेंस का और बजाज को कब बाउंड किया उसने? अगर रेवोकेशन का ख़त अनुराग भाई डाल दें 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 7 को उसने कहा था ओके, मगर फिर बाद में कहा कि नॉट ओके, तो जब ये ख़त डाल दिया रेवोकेशन का, कौन बाउंड हो गया? बजाज। तो जब ख़त पहुंचेगा वो पहुंचेगा 10 जून के बाद, यानी कि कोई 15 जून को, तो तब इसकी रेवोकेशन पहुंच जाएगी, मगर उस रेवोकेशन से पहले एक्सेप्टेंस पहुंच चुकी है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कोशिश करनी पड़ेगी कि एक्सेप्टेंस का ख़त पहुंचने से पहले पहले रेवोकेशन का ख़त पहले पहुंच जाए। अगर हो गई तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, फिर तो एग्रीमेंट बन जाएगा। डन डन। अब लगे हाथ, इसका सवाल भी चेक कर लेते हैं। ऑटोमेटिक माई कैब ने एक दफ़ा पूछा अभी तक, 2.5 और 2.5, मतलब नंबर चेक करें आप, 2.5 नंबर और 2.5 नंबर। मेरे ख्याल से आई कैप पॉइंट की टेस्टिंग बहुत ही कम करता है, बट यहाँ पे उसने कर ली। ऑन 3 सितंबर, मैं उसको बनाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा। ऑन 3 सितंबर सलीम ऑफर्ड बाय लेटर टू सेल हिज लैपटॉप टू गाजी फॉर ₹50,000। सलीम कौन है? ऑफरी कौन है? और प्रोडक्ट कौन सा? और कंसिडरेशन क्या है? और लैपटॉप। गाजी रिसीव्ड द लेटर ऑन 5 सितंबर 2018। पोस्टल रूल, ख़त, कम्युनिकेशन कब पूरी हो रही है ऑफ़र की? जब वो पहुंच जाएंगे, जब वो पढ़ ले, पहुंच जाए। कब पहुंचा है? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ऑफ़र पूरी हो गई है 5 तारीख को? ये मैं कह दूँ? ऑन 6 सितंबर गाजी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू सलीम। जब उसने पोस्ट कर दिया तो 6 को कौन बाउंड हुआ? सलीम। जब गाजी ने पोस्ट कर दिया कि हाँ ओके, तो बाउंड कौन हो गया 6 को? वो कौन था? सलीम। द लेटर रीचेस सलीम ऑन 8 सितंबर, तो कौन बाउंड हुआ? गाजी। यहाँ तक बात समझ आ गई? सलीम रोट अ लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ हिज ऑफर एंड पोस्टेड टू गाजी ऑन 5 सितंबर। 5 सितंबर पे वो रेवोकेशन का ख़त डाल के आ रहा है। सलीम कौन था? जिसने ऑफ़र की है, जिसने ऑफ़र की है। ऑफ़र पूरी कब हो गई है? 5 को पूरी होगी, और 5 को ही वो कह रहा है कि मैं इसको रिवोक करने जा रहा हूँ। मगर ये ख़त कब जाएगा? 7 को। उससे पहले ऑफ़र पहुँच चुकी है, एक्सेप्टेंस हो चुकी है। वो कब हो रही थी? 6 को। ख़त कब पहुँच रहा है? 7 को। तो क्या ये रिवोक की जा सकती है? तो इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लें। हो जाएगा? कम्युनिकेशन कब पूरी हो रही है ऑफ़र की और एक्सेप्टेंस की? ये हमने कर लिया। कंप्लीट कब हो रही है? ये हम लोगों ने कर लिया। और क्या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया? हो गया। दोनों पार्टीज अब परफॉर्मेंस देंगी। रेवोकेशन बाद में आ रही है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले।
चैप्टर नंबर 2 में से हम लोगों ने बहुत कुछ कवर कर लिया, सब कुछ कवर कर लिया, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, दैट इज़ नेगेटिव कन्फर्मेशन। ये वाला पॉइंट, ये क्या होती है नेगेटिव कन्फर्मेशन? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बात को हाँ में कंसिडर करूँगा। ये बड़ा ख़तरनाक होता है। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो आई विल अज्यूम कि तुम्हारी हाँ है। ये नॉर्मली कहाँ पे होता है? हाँ, हाँ वाकई में, हाँ ऐसे ही होता है। खामोश होगी, शर्मा के भाग गई, अज्यूम कर लेते हैं कि वो एग्री कर गई है, हालांकि शायद वो जाके गालियाँ निकाल रही हो, मगर अज्यूम कर लिया जाता है कि वो एग्री हो गई है। तो अगर अहमद भाई जो हैं वो कहते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ मिस सोबिया खानम के साथ, और मैं सोबिया खानम शर्मा के भाग जाएं, तो अहमद भाई ने तो ये कहना ना कि वो तैयार है। ये तो गलत है, उससे पूछो तो सही। तो साइलेंस इज़ नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस के लिए आपको हाँ या ना करनी है, लिखना है, बोलना है, बताना है, खामोश नहीं रहना। या एक्सप्रेस करें या इम्प्लाइड करें, कुछ ना कुछ करें ज़रूर। खामोशी इज़ नॉट इक्वल टू नीम रजामंदी। उसके लिए कुछ ना कुछ आपको सर में ऐसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वो एक्शंस होते हैं। खामोशी कोई एक्शन नहीं है आपका। इफ़ नॉट एक्सेप्टेड विद इन स्पेसिफिक टाइम आई विल प्रिज्यूम, मैं ये अज्यूम कर लूँगा कि हाँ तुमने वो चीज़ मान ली है। तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है। ये पॉइंट अभी तक आए कि आपने वैसे टेस्ट नहीं किया, मगर वो कर सकता। तो याद रखिएगा, नेगेटिव कन्फर्मेशन कभी भी अलाउ नहीं है। तो पूरे चैप्टर को अगर मैं दोबारा से देखूं तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया था मेरे पास कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में फ़र्क क्या होता है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे पास ऑफ़र में आया था कि ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र में क्या फ़र्क है। फिर ऑफ़र और काउंटर ऑफ़र में क्या फ़र्क है। फिर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब होती है, ऑफ़र कम्युनिकेट कब होती है, पोस्टर रूल वाली बात, और अब ये नेगेटिव कन्फर्मेशन वाली बात। शायद किसी सवाल में उसने पूछा हो, मगर वो सवाल सारा का सारा चैप्टर नंबर 2 से ताल्लुक़ ना रखता हो, या शायद किसी टेस्ट में आपने देखा हो। खैर अगर होगा तो कर लेंगे। 2 ख़त्म हो गया, अब क्या करेंगे? 2 का टेस्ट देंगे। कब देंगे? कल देंगे। और किस टाइम पे देंगे? क्लास का टाइम कब ख़त्म होगा? टेस्ट का टाइम कब ख़त्म होगा? तो कितने घंटे हैं? कितने घंटे हैं? अब अगर ये बहाना हो कि सर वो मैं देने गया था या मैं देने गई थी और मैं रास्ते में जाते हुए ये सोच लिया कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं फ़ेल हो जाऊंगी, मैं पास नहीं होंगी, ये हो गया वो हो गया, ये वाले काम आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। एक आप लोगों ने और काम करना है, घर जाके चैप्टर नंबर 2 ICAP की किताब पे जो MCQs दिए हैं वो करने हैं, वो करने हैं। और किताब मिल गई है? किताब लेके इस किताब की बैक पे भी आपको बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे, सारे करने हैं। MCQs की प्रैक्टिस तो जहाँ से मर्जी कर लें, वो तो आपकी अपनी प्रैक्टिस है। ICAP ने जो चैप्टर बनाया हुआ ना, वो करते ये हैं कि चैप्टर बनाया, बीच में एग्जाम्पल फिट कर दी, बीच में डाल दी प्रैक्टिस क्वेश्चन। वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, वो पास पेपर होता है। तो आपको वहाँ से हिंट मिल जाता है कि इस एरिया का ये वाला सवाल है कि आपने टेस्ट किया, मगर वो कंप्लीटनेस इंश्योर नहीं करता। तो MCQs की दौड़ लगाएं, जो समझ नहीं आती है वो पूछें। कल हम लोगों ने 3 स्टार्ट कर देना। प्रैक्टिस के लिए और मटेरियल आपको मिल सकता है MCQ की किताब से, मगर अनफॉर्चुनेटली बी लॉ 100% ICAP ने नहीं उठाया कॉन्ट्रैक्ट का, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। फॉर एग्जांपल जनरल और स्पेसिफिक ऑफ़र उधर है, इधर नहीं है। ऑफ़र की बहुत सारी टाइप्स और भी होती हैं, वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो वो कोशिश करें कि इसके पासिबल्स को अच्छे तरीके से कर लें। ये है एक अच्छी प्रैक्टिस। फिर ICAP ने जो अपने एग्जांपल्स दी हुई हैं वो देख लें, टेस्टों के सवाल देख लें,
और इसके अलावा कहीं से भी आपको अगर कोई और भी मिलता है मटेरियल, कोई और टेस्ट भी मिलते हैं, वो सॉल्व करें। हाँ, करते हुए परेशान हो गए हैं, ले आएँ, डिस्कस कर लेंगे। डन। अल्लाह दे वाले।